नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 20 मिनट 20 खबर में स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र मालाखेड़ा के गांव चांद पहाड़ी में दलित की बारात में मौजूद लोगों को दबंगों ने जमकर पीटा। बाराती डीजे पर डांस कर रहे थे जो दबंगों को रास नहीं आया। इसके बाद उन्होंने बारातियों पर हमला कर दिया। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाह समारोह में मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए थे। मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के विधानसभा क्षेत्र मालाखेड़ा के चांद पहाड़ी गाँव में रामहीत बलाई की बेटी की शादी थी। थानागाजी के क्षेत्र बिहारी वास गांव से बारात आई थी। बारातियों का डीजे पर डांस करना गांव के दबंगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने पहले डीजे बंद करवाया, फिर बारातियों के साथ जमकर मारपीट की। मामले की सूचना आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई। मामले की जांच पड़ताल के लिए डिप्टी एसपी रामहीत बलाई के घर पहुंचे और लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। वैसे अलवर में दलित बारात पर हमले का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। नागौर में भिखारियों से मारपीट के आरोप में घिरे एक आरपीएफ जवान को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जाता है कि 3 दिन पहले आरपीएफ के जवान से मकराना रेलवे स्टेशन पर 2 भिखारियों से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरपीएफ का जवान वेटिंग रूम में सो रहे भिखारियों से मारपीट करता नजर आ रहा है। वहां से सामने आए वीडियो में जवान एक भिखारी को लात मारते हुए वहां से चले जाने के लिए कहता दिख रहा है। आरपीएफ के जवान ने उस भिखारी को एक के बाद कई लातें मारी, लेकिन मार खाने के बाद भी भिखारी वहीं डटा रहा, जिससे जवान और बौखला गया और उसने गुस्से में आकर जमीन पर सो रहे दूसरे भिखारी को खींचकर वहीं थोड़ी दूर पर पटक दिया। जवान यही नहीं रुका, वो दूसरे भिखारी को पटकने के बाद फिर से पहले भिखारी के पास गया और उसे लात मारने लगा। इस मारपीट के दौरान वहां मौजूद कुछ लोग आरोपी जवान को समझाते भी दिखे, लेकिन जवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। आरोपी जवान को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने उन भिखारियों को वहां से निकाल फेंकने की कसम खा रखी हो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरोपी जवान पर कार्रवाई की गई। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित राजकीय आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल रामगोपाल मीणा ने शराब पीकर अपने साथियों के साथ जमकर उत्पात मचाया। बाद में सूचना पर मौके पर पहुंचे व्याख्याता और वार्डन के साथ भी मारपीट की और व्याख्याता की हथेली चबा डाली। इस दौरान मौके पर पहुंचे वार्डन की पत्नी के साथ भी प्रिंसिपल ने नशे में बदसलूकी की। सारे मामले को लेकर व्याख्याता और वार्डन ने झालरापाटन पुलिस थाने में प्रचार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ये पैसा आए थे हमारे वो हॉस्टल की पुताई के लिए 5,61,000 रुपए, जिसमें वो प्रिंसिपल का कहना था कि 5 लाख इसमें खर्च हो गए और हमारे वार्डन का कहना है कि वे बचे हुए पैसे खिड़कियां लगाते हैं और वे जैसे इन्होंने ऐसा नहीं माना तो इसने ऐसा किया करे। किसने? प्रिंसिपल सर ने। एक तो सर ये प्रिंसिपल रामगोपाल जी थे और बाकी उनके साथी और थे, तो भाग करके सीधे रवाना होकर आए। आप लोगों का कहना है कि वो शराब के नशे में तो सर डेली ही रहते हैं। एक लाचार आदिवासी बेटी पिछले 6 महीने से अपने दिवंगत पिता के शव का इंतजार कर रही है। 19 वर्षीय आदिवासी बेटी उर्वशी के पिता हितेंद्र गरासिया की 17 जुलाई 2021 को रूस में मौत हो गई थी। मौत के 1 महीने बाद परिवार वालों को हितेंद्र गरासिया के बारे में सूचना मिली थी। तब से पीड़ित परिवार हितेंद्र के शव को भारत लाने के लिए लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिली। मदद मिलना तो दूर, भारत सरकार ने राष्ट्रपति सचिवालय और कोर्ट में झूठी सूचना देकर गुमराह किया। लाचार बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दिवंगत का शव भारत लाने के लिए पीड़ित परिवार ने राजस्थान हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधि ने राजस्थान हाईकोर्ट में कहा था कि मृतक हितेंद्र गरासिया के शव का एफएसएल नहीं हुआ है। एफएसएल जांच के लिए शव रूस में रखा हुआ है। 15 दिसंबर 2021 को राजस्थान हाईकोर्ट ने रूस सरकार के कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए हितेंद्र के शव को दफनाने पर रोक लगाई थी, जिसके कुछ दिनों बाद पता चला कि रूस सरकार ने तो 3 दिसंबर 2021 को ही हितेंद्र के शव को दफना दिया था।
वो जमाना गया जब स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई में ही दिलचस्पी दिखाते थे, बल्कि आज के दौर में वे कृषि क्षेत्र में भी अपना भविष्य बना रहे हैं। कृषि शिक्षा की ओर रुचि दिखा रहे हैं और इसकी वजह भी है, कृषि में देश को और सशक्त बनाने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरअसल मौजूदा वक्त में कृषि संबंधित कई कोर्स और डिग्री उपलब्ध हैं, जिनकी पढ़ाई पर यूथ कृषि की संपूर्ण जानकारी हासिल कर रहे हैं। खास बात यह है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि संकाय में पढ़ाई करने वाले को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे ही एक खास कदम राजस्थान सरकार ने उठाया है, लेकिन डूंगरपुर जिले में एसटी वर्ग की 293 छात्राओं को अभी तक उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। विभाग से राशि का आवंटन नहीं होने से इन बेटियों को अभी तक अपनी प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। जिम्मेदार कहते हैं कि सरकार से बजट मिलते ही शेष छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि मुहैया करा दी जाएगी। कृषि छात्राओं को जो राशि दी जाती है, इसमें प्रत्येक अध्ययनरत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 5,000 रुपया, कॉलेज में है तो उसे 12,000 रुपया दिया जाता है। भारतीय रेल देश की लाइफलाइन। रोज करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली ट्रेन यात्रा बाकी यात्राओं के मुकाबले न सिर्फ सस्ती है, बल्कि सुरक्षित और आरामदायक भी है। यही वजह है कि जब कभी भी हमें परिवार या दोस्तों के साथ कहीं जाना होता है तो हम ट्रेन को ही चुनते हैं। तो जनाब, अगर आप भी ट्रेनों में यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। रेल में सफर करते हुए रात 10 बजे के बाद अगर किसी भी यात्री की वजह से दूसरे यात्री के आराम या नींद डिस्टर्ब होती है तो रेलवे पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। जी हाँ, रात 10 बजे के बाद ना शोर कर सकते हैं, ना तेज बोल सकते हैं, ना लाइट जला सकते हैं, ना बिना ईयरफोन के म्यूजिक सुन सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सुविधाजनक सफर के लिए ये ड्राइव शुरू किया है। रात 10 बजे के बाद अगर किसी तरह की परेशानी आप महसूस करें तो रेल में मौजूद स्टाफ को आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कार्रवाई न होने पर इसके लिए रेल का मौजूदा स्टाफ जिम्मेदार होगा। सफर कर रहे हैं उनको 10 बजे के उपरांत यहाँ कोई लाउड फोन कॉल कर रहा हो या लाउड म्यूजिक बजा रहा हो या जनरल लाइट का यूज कर रहा हो, उसको कम करने के लिए ये ड्राइव चलाई जा रही है। आज के दौर में सोशल मीडिया की ताकत को नकारा नहीं जा सकता। कोरोना काल के दौरान यह माध्यम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। खास तौर पर 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में रैलियों पर रोक के बाद राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रदेश के नेता भी इन दिनों सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। नेता सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं ताकि चुनाव के दौरान इस ताकत का उपयोग किया जा सके। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे। अगर उस वक्त तक भी हालात नहीं सुधरते हैं तो सोशल मीडिया ही चुनाव में सबसे प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार बढ़ा है और मैं ये मानता हूँ कि ये थीम भी बड़ी है। तो ये जो प्रचार हो रहा है, लोगों तक संदेश सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया जा सकता है, वो पहुंचेगा। कोरोना के कारण जयपुर क्रिकेट प्रेमियों के वनडे इंटरनेशनल मैच के दीदार का इंतजार और लंबा हो गया। जी हां, जयपुर में 9 फरवरी को होने वाला भारत वेस्टइंडीज का वनडे मैच कैंसिल हो गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को 8 साल बाद वनडे इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली थी, लेकिन प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीसीसीआई की टूर एंड फिक्सर कमेटी ने जयपुर वाले मैच को अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया है। दरअसल देश भर में बढ़ते कोरोना केस के बाद बीसीसीआई ने भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले वनडे और T20 सीरीज के मुकाबले सिर्फ 2 शहरों में कराने का फैसला लिया है। ऐसे में अब वेस्टइंडीज और भारतीय टीम के 3 वनडे और 3 T20 मैच अहमदाबाद और कोलकाता में ही होंगे। आरसीए ने 9 फरवरी को प्रस्तावित वनडे मैच की तैयारियां शुरू कर दी थी। सवाई मानसिंह स्टेडियम की आउटफील्ड और पिच के साथ स्टैंड और पवेलियन को दुरुस्त कराया जा रहा था, लेकिन आखिरी वक्त में बीसीसीआई के फैसले के बाद अब आरसीए के पदाधिकारियों में भी मायूसी छा गई है। इससे पहले साल 2013 में जयपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ था, जबकि पिछले साल 17 नवंबर को जयपुर में T20 मैच खेला गया था। प्यार उम्र नहीं देखता, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। कई बार ऐसे भी मामले आए हैं कि लड़के और लड़की की उम्र में 10 से 15 वर्ष से भी ज्यादा का फर्क देखा गया है। इसी तरह का एक मामला झुंझुनू से चिड़ावा में भी हुआ। यहाँ प्यार में अंधी होकर एक युवती सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय कर अपने प्रेमी के पास शादी करने पहुंच गई। दरअसल चिड़ावा के एक युवक
कि इंस्टाग्राम पर इंदौर की युवती ने से जान पहचान हुई। इसके बाद बातचीत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लड़के के प्यार में अंधी युवती इंदौर से 795 किलोमीटर दूर चिड़ावा पहुंच गई। युवती की तलाश में जुटे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस भक्तों के मोहल्ले निवासी युवक के घर पहुंची और युवती को दस्तयाब किया, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते ही युवती ने युवक के साथ जाने की इच्छा जताई। ऐसे में मजिस्ट्रेट ने जब डॉक्यूमेंट जांचे तो युवती की उम्र आड़े आ गई थी। युवती 17 साल की नाबालिग निकली, जिसके बाद प्रशासन ने उसे नारी निकेतन भेज दिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर प्यार होने के बाद 800 किलोमीटर दूर घर छोड़कर आने वाली युवती की खूब चर्चा हो रही है। विश्व प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी कस्बे के व्यापारियों और आसपास के ग्रामीणों के सामने बालाजी मंदिर बंद होने के चलते रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते आस्था धाम के व्यापारियों ने मेहंदीपुर बालाजी के मुख्य बाजार में विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से मंदिर खुलवाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि आस्था धाम और आसपास के ग्रामीणों की रोजी रोटी का एकमात्र साधन मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु से ही आस्था धाम और आसपास के गाँव के लोगों की आजीविका चलती है, लेकिन मंदिर बंद होने से लोगों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिछले 13 दिनों से दौसा का प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दर्शनों के लिए बंद है, जिसका व्यापारी लगातार विरोध कर रहे हैं। रविवार को भी व्यापारियों ने मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मंदिर खोलने की अनुमति देने की मांग की। अभी मेहंदीपुर बालाजी आसपास के निवासी प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये बालाजी मंदिर जल्दी से जल्दी खुलवाया जाए, जिससे हमारी आजीविका का कार्य चले। सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटकों को लुभाने के लिए अलवर में नया सफारी रूट शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के हाथों सफारी रूट का शुभारंभ कराया गया। अलवर बफर जोन का नया रूट बारालिवारी में शुरू होकर सिलीसेड़ के पास तक और बाला किला के पीछे सुगन होदी तक जाएगा। वर्तमान में इसी रूट के इर्द गिर्द 3 बाघ बाघिन का विचरण है। अब अलवर बफर जोन में सफारी के लिए 2 रूट हो चुके हैं। वहीं सरिस्का में 3 और नए रूट खोलने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नया रूट खुलने से स्थानीय ग्रामीणों की आय का स्रोत बढ़ेगा। वहीं पर्यटकों को सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने का अवसर मिलेगा। एक नया ट्रैक यहाँ पे शुरू हुआ है, नया रूट यहाँ पे बना है और अभी तक जितने भी रूट थे वो सारे सरिस्का जो यहाँ से 30 किलोमीटर जाने के बाद में शुरू होते थे। ये पहला ऐसा ट्रैक है जो शहर से शुरू हो रहा है और इसके अलावा और भी 3 नए ट्रैक बनाए जाएंगे, जिसके अंदर अभी यहाँ टाइग्रेस ने बच्चे भी दिए हैं अभी 400 मीटर की दूरी पे, तो लोगों को उनके भी दर्शन होंगे। जौला जज्बात वतन परस्ती नयू बयां होगी, कर मुकाम हासिल पहले हिंद सलाम होगी। कंठ से बोल बमुश्किल फूट पा रहे हैं, चंद पलों के बाद ही जुबान लड़खड़ा जाती है, लेकिन सवाल पूछिए तो जवाब देने का अंदाज विस्मित कर देता है, सामने वाले को हैरत से भर देता है। जी हाँ, इनके लिए मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जैसे कल की ही बात है, तभी हर चीज हर्फ ब हर्फ याद है। देश प्रेम की भावना उम्र के असर से बेअसर है, तभी जिस उम्र में लोग अपना नाम भी बहुत मुश्किल से उच्चार कर पाते हैं, इस उम्र में सेडूराम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ादी की लड़ाई के लिए उठाए गए एक एक कदम को हूबहू बयान कर रहे हैं। झुंझुनू के बुढ़ाना गांव के सेडूराम 104 साल से अधिक के हो चले हैं। जब वे 21 साल के थे तब आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही के तौर पर वे जर्मनी और जापान गए। जेल में भयानक यातनाएं सही, लेकिन वतन परस्ती का जज्बा रास्ते की हर मुश्किल पर भारी पड़ा। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बने वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर से वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर आई है। यहाँ 2 मादा भेड़ियों ने 10 बच्चों को जन्म दिया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब 23 भेड़िए हो चुके हैं। बायोलॉजिकल पार्क के वरिष्ठ वन जीव पशु चिकित्सक
डॉक्टर अरविंद माथुर के मुताबिक सभी बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में देश में सबसे ज्यादा वुल्फ यानी भेड़िए हो चुके हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ एक साथ इतने बच्चों का जन्म हुआ हो। ये खबर इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि भेड़िया लुप्त होते की कगार पर नजर आ रहे थे। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त राजधानी जयपुर में देश का एकमात्र वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर है। इस वुल्फ ब्रीडिंग सेंटर से कई बार भेड़ियों का सफल प्रजनन हो चुका है। उदयपुर में लुड़दा गांव की रहने वाली अन्नपूर्णा यूनेस्को की विश्व किशोर संसद में बतौर इन्फ्लुएंसर सांसद के रूप में शामिल हुई। किशोर संसद के दुनिया भर के 300 प्रतिभागियों का चयन किया गया था और उसमें टॉप 200 का सिलेक्शन किया गया था। दरअसल वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट 2021 की ओर से जुलाई महीने में एक फॉर्म निकालकर दुनिया भर के युवाओं में से 59 सेकेंड का एक वीडियो बनाकर मैं दुनिया को कैसे सुधार सकता हूं विषय पर उनकी राय जानी गई थी। उस विषय पर उदयपुर की अन्नपूर्णा ने भी अंग्रेजी भाषा में 59 सेकेंड का वीडियो वर्ल्ड टीन पार्लियामेंट के फेसबुक पेज पर अपलोड किया। Then I think that lateral entrant should be enrolled with the government for the take care of various government policies and the post. Then one thing which I really want to change is the education system. I think education should be knowledge oriented, not only get a degree for the better job. अन्नपूर्णा का चयन होने के बाद पहला पार्लियामेंट्री सेशन जूम मीटिंग पर आयोजित किया गया। इस सेशन में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी ऑनलाइन मौजूद रहे। डॉक्टर सीपी जोशी ने कार्यक्रम में दुनिया के अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी के अलग अलग तरीकों की जानकारी दी। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। साजिश को असम पुलिस ने नाकाम कर दिया है। असम पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कार्बी आंगलोंग के जिला मुख्यालय दीफू में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। बताया जाता है कि हथियार कार्बी आंगलोंग के संगठन कार्बी डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यहां से 3 AK सीरीज राइफल, 6 मैगजीन पिस्टल, 1.22 राइफल, एक हाथ से बनी 303 राइफल, एक हाथ से बनी पिस्तौल, 4 HE-39 हैंड ग्रेनेड, HE-39 हैंड ग्रेनेड के 9 डेटोनेटर, 7 बम, 180 राउंड गोलियां बरामद की। इसके अलावा राइफल 180 गोलियों के साथ पिस्टल 66 गोलियों और 0.22 पिस्टल की 31 राउंड गोलियां भी बरामद की गई है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश के चुनावी सरगर्मियों के बीच राजस्थान के भरतपुर से सांसद रह चुके रामस्वरूप कोली का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी के एटा विधानसभा का है, जहां चुनाव के लिए रामस्वरूप कोली को बीजेपी से सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वो प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ के लिए बनाए एक गाने पर जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नाचते नजर आए। भगवा कुर्ते और सफेद धोती में पूर्व सांसद ने काफी देर तक यूं ही डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। उनके इस जोरदार डांस को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एटा विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए खास मानी जाती है, इसलिए बीजेपी ने यहां प्रचार की जिम्मेदारी राजस्थान के भरतपुर के पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली को दी है, जहां चुनावी गाने पर थिरकते हुए उनका ये वीडियो वायरल हो गया। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती करने के लिए करीब 500 कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए VTR में बाघों की गिनती की जाएगी। जंगल के अलग अलग इलाकों में कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की गिनती की जा रही है। VTR क्षेत्र के निदेशक ने बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष पर गणना को सार्वजनिक किया जाता है। बाघों की गणना की जानकारी 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस पर सार्वजनिक की जाएगी। बता दें कि पर्याप्त ग्रासलैंड होने से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अब बाघों के लिए महफूज अभयारण्य बन रहा है। यहाँ बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2010-11 के सर्वे में 8 बाघ देखे गए थे। वहीं 2021-22 में बाघों की गणना के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे वन विभाग उत्साहित है।
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में फिलहाल बाघों की संख्या 48 के करीब है। ऐसे में गणना पूरी होने के बाद बाघों की वास्तविक संख्या की जानकारी सामने आ सकेगी। बता दें कि VTR से वर्ष 2006 से बाघों की गणना हो रही है। सर्द मौसम में लिट्टी की तलब लगी हो या फिर नमकीन सत्तू के घोल से दिन की शुरुआत करनी हो, घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। एक बार आवाज तो लगाइए हुजूर, आपके पास दौड़ी भागती चली आएगी सत्तू की ये चक्की। दौड़ती भागती चक्की लेकर घर घर घूमने वाले शख्स हैं बबलू कुमार। कोरोना काल में जब हर धंधा मंदा पड़ गया तो दाने दाने को तरसने लगे। एक दिन सोशल मीडिया में चलती फिरती चक्की की तस्वीरें देखी तो दिमाग में झट से नया आइडिया आया। फटफटिया की पीठ पर चक्की लादी और चल पड़े मेहरबा बाजार की ओर। माइक के चोंगे से आवाज लगाते रहे और हर किसी के हाथ में ताजी और करारी सत्तू से भरी पोटली थमाते रहे। अब ये चलती फिरती चक्की हर किसी को सत्तू की सौगात थमाती हुई है और बबलू कुमार की जिंदगी की गाड़ी फर्राटे से दौड़ती भी है। कितना इनकम होता है आपको इससे? 400-500 काम हो जाता है। 400-500 काम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फिर हिमपात हुआ। पहाड़ों की रानी में रिज मैदान में मॉल रोड पर जहां हल्की बर्फबारी हुई, वहीं जाखू, कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फ गिरी। रिज मैदान में सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। रिज मैदान पर रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे। पर्यटकों ने सिर्फ बर्फ की जमकर मस्ती ही नहीं की, सैलानियों की आमद में भी खासी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर से जो है बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। इस वक्त हम ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। अभी हल्की फुल्की जो है बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलानी जो है इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हिमांशु शर्मा। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बर्फबारी हल्की शुरू हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली फीलिंग ग्रेट। इससे पहले देखी थी? ना, इससे पहले हमारा फर्स्ट टाइम है। इनफैक्ट हम मनाली पर होकर आए थे पर वहाँ हमें नहीं मिली स्नोफॉल, तो यहाँ हमारा फर्स्ट टाइम है हम सबका। हम सारे दिल्ली से आए हैं। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी संभावनाओं का इलाका है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती है। अटल टनल रोहतांग के खुल जाने के बाद लाहौल घाटी में शीतकालीन साहसिक गतिविधियों की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों में और लोग इस स्पोर्ट को एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी की तरह देखना शुरू कर रहे हैं। घाटी की भौगोलिक पृष्ठभूमि आइस क्लाइंबिंग के साथ आइस हॉकी, स्कीइंग, स्लेजिंग, विंटर कैंपिंग के लिए माकूल है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रशिक्षकों का कहना है कि अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद सर्दियों के दौरान लाहौल में बड़ी आसानी से आया जाया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में इन खेलों को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। प्रशिक्षकों का कहना है कि इस प्रकार की गतिविधियों को स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, इलाके की तस्वीर बदलेगी। आप देख रहे हैं कि हम लोग 3 या 4 बैच करवा रहे हैं, जिसमें 30 या 40 लोग मिनिमम आ जाते हैं। और इस साल सबसे ज़्यादा लोग आइस क्लाइंबिंग करने के लिए यहाँ पे आए और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रुचि बढ़ी है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।